नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों आज हम CPRMSNE का भाग 3 लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको रिम्बर्समेंट फॉर्म भरना सिखाएंगे। मतलब दोस्तों, यदि आप ट्रीटमेंट करके वापस आ चुके हैं, आपने ट्रीटमेंट के समय अपना पैसा लगाया है और आप अब उस पैसे को क्लेम करना चाहते हैं, कंपनी आपको वो पैसा वापस करें, दोस्तों उस फॉर्म को कैसे भरेंगे और कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, वो संपूर्ण जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बना रहें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और वीडियोस मिलता रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जानकारी पहुँच सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कैसे अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल का चयन कर सकते हैं और कौन से हॉस्पिटल में किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाएगा, आप आपकी सिटी के नियरेस्ट कौन सा हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में कवर करी थी। दोस्तों CPRMSNE मतलब जो लोग बाग अभी इसे 40,000 रुपये वाले मेडिकल कार्ड के रूप से जानते हैं, बहुत सारे कुलकर्मी दोस्तों इसलिए इसे इस प्रकार से नाम से जान रहे हैं क्योंकि हमारे जो कुलकर्मी हैं वो या तो इसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं या तो फिर इस जानकारी के अभाव में इसे सिर्फ 40,000 रुपये वाले मेडिकल कार्ड के रूप में ही जानते हैं। दोस्तों इसमें या तो एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट करा सकता है या तो उसकी पत्नी ट्रीटमेंट करा सकती है। यदि दोस्तों अगर महिला कर्मचारी है तो उसका पति ट्रीटमेंट करवा सकता है। ऐसे ही दोस्तों अगर दोनों ही किसी केस में अगर नहीं रहे तो दोस्तों नॉमिनी को उसका पैसा रिम्बर्स किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात आई कि यदि पेशेंट ट्रीटमेंट करा के अगर हॉस्पिटल से आ गया है, उसने अपने जेब से पैसा लगा दिया है, लगाने के बाद में अब उसे क्लेम करना है, तो दोस्तों कौन सा फॉर्म में वो क्लेम करेगा, इसमें हमको चर्चा करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। मेरे पास में दोस्तों कुछ हार्ड कॉपी है फॉर्म की। इसे दोस्तों मैं गूगल ड्राइव के में कन्वर्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा ताकि आप इसे वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकें और आसानी से जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना प्रिंट करवा करके उसे भर सकें। रिम्बर्समेंट के दोस्तों 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, फॉर्म D, फॉर्म E और फॉर्म F। दोस्तों ये CIL के किसी भी सब्सिडरी या फिर CIL हेडक्वार्टर से अंतर्गत जितनी भी कंपनियां आती है उनमें लागू होते हैं। और दोस्तों मेरे पास में कुछ हार्ड कॉपीज़ हैं फॉर्म की जो कि मैंने BCCL की साइट से डाउनलोड किया हूं, देख सकते हैं आप, यदि आपको डिस्प्ले में दिख पा रहा होगा क्लियरली। ये है फॉर्म D, ये है फॉर्म E और दोस्तों ये है फॉर्म F। ये तीनों फॉर्म आपको भरने होंगे, तभी दोस्तों आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये तीनों फॉर्म चाहिए तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जब भी वक्त पड़े आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करें, इस फॉर्म को भरें और अपनी कंपनी जहाँ से आप रिटायर हुए हैं उसके हेडक्वार्टर में जाकर के पोस्ट कर दें। और दोस्तों इस स्कीम से संबंधित और भी जानकारियाँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करें ताकि आगे भी और भी लोगों को ये जानकारी मिल सकें। चलिए दोस्तों अब दोस्तों जानते हैं कि इन फॉर्म को कैसे भरेंगे और किस तरह से भर करके इसे जमा किया जाएगा। मैं दोस्तों आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के फॉर्म रहते हैं। दोस्तों 3 प्रकार के फॉर्म रहते हैं, फॉर्म D, फॉर्म E और फॉर्म F। आपको दोस्तों तीनों ही फॉर्म भरने होंगे और तीनों फॉर्म अभी मैं आपको पहले E फॉर्म का दिखाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी और समझने में भी आसानी हो। पहले नंबर के पॉइंट में है दोस्तों कंसल्टेशन फ़ीस और उसके नीचे डेट और अमाउंट लिखे हुए हैं और ABCD करके सब कॉलम लिखे हुए हैं। दोस्तों डेट के नीचे जो A और B C D लिखा हुआ है उसके सामने में आपको लिखना पड़ेगा कि आप जितने बार डॉक्टर से मिले हैं या आप जितनी बार दवा लिखवाने गए हैं और आपने उस समय आपके डॉक्टर से मिलने के लिए जो फ़ीस दी है वो डेट और अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं दोस्तों कि आप 22/6/2022 को आप डॉक्टर से मिलने गए और वहाँ डॉक्टर से मिलने की फ़ीस हुई आपकी 500 रुपये। तो दोस्तों आपके यहाँ A में आ जाएगा 22/6/2022 और अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद में इसके जो साइड कॉलम है यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीस, वहाँ 500 लिख देंगे और नीचे जो टोटल है
वहाँ टोटल में आ जाएगा 500। मान लेते हैं दोस्तों 22 के बाद आप फिर 28 को भी गए और उसके बाद में फिर आप 2 तारीख को गए, तो दोस्तों बी में आ जाएगा 28/6/2022 और अमाउंट आ जाएगा 500, और सी में आ जाएगा 2/7/2022 और अमाउंट आ जाएगा 500। मतलब दोस्तों आप 3 बार डॉक्टर से मिलने गए और तीनों बार में आपको 500-500 रुपये लगा फीस। 500-500 को जोड़ लेंगे दोस्तों और टोटल हमारे पास में आ जाएगा 1500। मतलब टोटल 1 हो गया, उसका अमाउंट 1500। नीचे आ जाते हैं दोस्तों इंजेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीस। यदि दोस्तों आप डॉक्टर से मिले और वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस लगी या फिर आपको किसी प्रकार का इंजेक्शन दिया गया उसकी फ़ीस लगी, तो दोस्तों वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और किस डेट में लगी, उसी प्रकार से जैसे हमने कंसल्टेंसी फ़ीस में देखे वैसे ही यहाँ पे कॉलम लिखे हुए हैं ABCD। इसी के सामने डेट लिख देंगे किस तारीख को आपको फ़ीस लगी या इंजेक्शन लगी और उसका अमाउंट कितना हुआ उसे यहाँ लिख देंगे। उसके नीचे दोस्तों यदि मान लीजिए आप गए, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको डॉक्टर ने सिर्फ मेडिसिन भर प्रिस्क्राइब कर दिया और कहा कि आप इसे जाकर के मार्केट से ले लीजिए। अब आप गए मार्केट में, पर्चा दिखाया मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर से आपको दवाइयाँ मिल गई। दवाइयाँ मिलने के बाद में दोस्तों आपको उसने बिल बना के दिया। अब दोस्तों ये जो बिल है इसके संभाल के रखना है। संभाल के रखने बाद में इसका हमारे पास यूज़ रहेगा पॉइंट नंबर 3 में, मेडिसिन परचेस्ड फ्रॉम मार्केट। मतलब आपने मार्केट से जो मेडिसिन परचेस किए हैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद में, वो डेट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। और वो अमाउंट कितने, मतलब कितने रुपए की आपने दवाइयाँ परचेस किए हैं वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। दोस्तों इसे ध्यान से समझ लीजिए। एक टोटल आपका हो गया कंसल्टेंसी फ़ीस का, दूसरा हो गया आपका इंजेक्शन का, और तीसरा हो गया आपने जो मार्केट से दवाइयाँ परचेस करे उसका। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ए टोटल कोष्टक में 1 + 2 + 3, इन तीनों का टोटल आपको यहाँ लेना पड़ेगा। मान लीजिए अपन ने ओपन जोड़े थे 1500 रुपये, मान लेते हैं इंजेक्शन का 700 रुपये हुआ। 700 रुपये आपका पॉइंट नंबर 2 में आएगा, टोटल नंबर 2 में, और टोटल नंबर 3 में मान लेते हैं 1000 रुपये। तो दोस्तों 1000 रुपये की आपने दवाइयाँ खरीदे, 700 रुपये की आपकी इंजेक्शन हुई और 1500 रुपये आपने 3 बार डॉक्टर को दिखाए उसका हुआ। तो दोस्तों टोटल हो गया आपका 3200 रुपये। तो ये 3200 रुपये टोटल दोस्तों आपका यहाँ जाएगा। 1 + 2 + 3 के सामने में जो यहाँ कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आप 3200 रुपये का अमाउंट लिख देंगे। अब मान लेते हैं दोस्तों, आ जाते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, पैथोलॉजिकल या अदर टेस्ट। यदि दोस्तों आप डॉक्टर को दिखाने गए और दिखाते समय डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट किया या ये एडवाइस किया कि आप ये वाला टेस्ट करवा के आ जाइए, आप फिर उसके बाद में हम आपकी गोली दवाई या ट्रीटमेंट्स को आगे करेंगे। तो दोस्तों आप गए, अपने ट्रीटमेंट कराए, आपने उसके बाद में टेस्ट कराने के लिए सैंपल दिए या फिर आपका CT स्कैन हुआ, MRI जो भी हुआ, तो जिस तारीख को हुआ और उसमें खर्चा कितना लगा दोस्तों, वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। फिर से ध्यान से समझ लिए दोस्तों कि आपका खर्चा कितना हुआ, किस तारीख में आपने ट्रीटमेंट कराए, उसके बाद में आपको कौन सा टेस्ट बोला गया और वो टेस्ट किस तारीख को हुआ और उस टेस्ट में कितना अमाउंट का खर्चा आया, वो आप यहाँ लिखेंगे। मान लेते हैं आपको 4 प्रकार के टेस्ट मिले और आपने अलग अलग तारीख में वो 4 प्रकार के टेस्ट करवाए हैं। तो दोस्तों ABCD में आप वो लिख देंगे जो भी तारीख को आपने टेस्ट कराए हैं और उसके अमाउंट। इसका मान लेते हैं दोस्तों हम 2000 रुपये। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके जो 4 टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे हुए थे वो 500-500 रुपये के थे, तो जिसका टोटल 4 में 2000 रुपये आ गया। इसे दोस्तों नाम दिया गया B। अब दोस्तों फिर से ऊपर आ जाते हैं। इसमें 5वें नंबर का पॉइंट है एकमेंडेशन चार्जेस फॉर द पीरियड। यदि दोस्तों आप हॉस्पिटल में गए या डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, एडमिट होने के बाद में हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो आप किस तारीख से किस तारीख तक भर्ती रहे, मतलब भर्ती से लेकर के डिस्चार्ज होने तक आप हॉस्पिटल छोड़ कर के आए, तब तक का डेट यहाँ लिखना पड़ेगा। फ्रॉम के आगे लिखना पड़ेगा कि आप कब भर्ती हुए और 2 के आगे आपको लिखना पड़ेगा कब तक आप भर्ती रहे। नीचे देखिए एक खाली कॉलम लिखा हुआ है दोस्तों, रुपीस पर डे। तो आपको भर्ती का कितना रुपए चुकाना पड़ा, उस हॉस्पिटल में भर्ती रहने के लिए आपको आपने कितने रुपए पर डे के हिसाब से पेड किया। मान लेते हैं दोस्तों 500 रुपये और आप 4 दिन भर्ती रहे, तो यहाँ आ जाएगा रुपीस के सामने 500 रुपये पर डे, और इसके सामने जो आगे जो कॉलम लिखा हुआ है दोस्तों ये वाला,
इसमें आ जाएगा दोस्तों टोटल 2000 रुपये, मतलब 4 दिन का हिसाब से 500 के हिसाब से आपका 2000 रुपये हो गया। अब दोस्तों आते हैं 6वें नंबर पे, सर्जिकल ऑपरेशन। यदि दोस्तों आपको डॉक्टर ने भर्ती किया, डॉक्टर भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आपका ऑपरेशन करना होगा, तो उस ऑपरेशन का जो भी कॉस्ट आया, जो भी चार्जेस उस हॉस्पिटल ने या उस डॉक्टर ने लिया, उस अमाउंट को आपको इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आप शुरू से लेकर के आखिरी तक का जितना भी ट्रीटमेंट कराएंगे उसके पेपर को संभाल के रखें और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही इसमें इनक्लोज करके ही भेजाएं, अदरवाइज़ आपका पेमेंट रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। यदि आप भूल चूक से कोई पेपर छोड़ देते हैं तो उसका अमाउंट रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप फ़ोटोकॉपी भेजते हैं तो भी उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे बोल दिया जाएगा कि आपकी जीरोक्स कॉपी मान्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 7वें नंबर पॉइंट पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। यदि आप उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे और हॉस्पिटल वालों ने आपको क्या क्या मेडिसिन दी और उसके क्या क्या चार्जेस लिए, वो दोस्तों वो अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसके नीचे एक एक रो लिखी हुई है, सी टोटल 5, 6, 7, मतलब दोस्तों एकोमोडेशन चार्जेस से यदि ऑपरेशन हुआ है और उसकी मेडिसिन, ये तीनों का टोटल आपको यहाँ पे ले लेना है सी में। आपको दोस्तों जो भी समझ में नहीं आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर सकूं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 8वें नंबर के टोटल में देखिए, 8वें नंबर के पॉइंट में टोटल अमाउंट क्लेम, आप कितना अमाउंट क्लेम करना चाह रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा A+B+C, मतलब अभी तक आपने इस फॉर्म में जितना भी डिटेल डाला है वो टोटल आपको यहाँ आ जाएगा। ए पॉइंट ये हो गया दोस्तों आपका, ए पॉइंट में हमने टोटल लिए थे 1, 2, 3 का टोटल लिए थे, बी में हमने लिए थे कितने आपके टेस्ट हुए हैं, और सी में हमने ये लिए थे कि अगर भर्ती रहे हैं और कोई ऑपरेशन किया गया है और क्या क्या मेडिसिन ली गई है उसका टोटल। तो दोस्तों ABC का टोटल उठा लेंगे हम यहाँ से और उस तीनों को टोटल लेकर के हम यहाँ लिख देंगे कि हम मान लेते हैं कि हमारा 20,000 रुपये हुआ है टोटल, तो ये टोटल हमारा 20,000 रुपये का चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द सेपरेटेड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड लिविंग स्पाउस इन केस ऑफ डेथ। दोस्तों यहाँ पे रिटायरमेंट एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा था उसके सिग्नेचर होंगे, और यदि अगर वहाँ कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो स्पाउस है, पति या पत्नी जो भी जिंदा है, उसके हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाएंगे। ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्म ई कंप्लीट। अब आ जाते हैं दोस्तों फॉर्म डी में। फॉर्म डी में दोस्तों पहला वाला जो कॉलम है नाम एंड कोड, इसके सामने आप कर्मचारी का नाम लिखेंगे जो ड्यूटी करता था और उसका NIS नंबर। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल कार्ड, दोस्तों मेडिकल कार्ड जो आपको मिलता है जिसमें 3 फ़ोटो लगी रहती है, जिसमें कर्मचारी की फ़ोटो, उसकी स्पाउस की फ़ोटो और उसके नॉमिनी की फ़ोटो। तो दोस्तों कर्मचारी की फ़ोटो के जस्ट ऊपर में एक कोड डला रहता है जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मेडिकल कार्ड कोड। उसमें दोस्तों अगर आप WCL से हैं तो WCL/ जिस एरिया के हैं PKD/ उसके आगे आपका कार्ड का नंबर दिया रहेगा। मैं आपको देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आपको शो भी रहा होगा कि किस प्रकार का नंबर आता होगा। उसके नीचे दोस्तों लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस एट विच द चेक इज़ टू बी सेंड। यदि दोस्तों आपका बिल पास किया जाता है, आपने जो 20,000 रुपये कंपनी में क्लेम किया है, आपको अगर कंपनी 20,000 रुपये देना चाहती है तो किस एड्रेस में आपको चेक भेजें। वैसे तो दोस्तों अभी NEFT या EFT के द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर चेक के थ्रू भुगतान किया जाना हुआ तो दोस्तों किस एड्रेस में आपको चेक मिले, आप वो प्रॉपर एड्रेस अच्छे से ध्यान से भर करके भेजेंगे स्पष्ट अक्षरों में। उसके नीचे दोस्तों लिखा है नेम ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट रहा होगा या कर्मचारी खुद रहा होगा तो यहाँ कर्मचारी का नाम आएगा, और यदि उसकी स्पाउस अगर रही होगी तो उसका नाम आएगा। 2 नंबर पॉइंट में रिलेशन विद द रिटायर नॉन एग्जीक्यूटिव, अगर कर्मचारी पेशेंट था तो वहाँ सेल्फ आ जाएगा, और अगर उसकी स्पाउस पेशेंट थी तो वाइफ आ जाएगा या फिर हस्बैंड आ जाएगा। प्लेस एट विच पेशेंट फेल इन, पेशेंट या फिर जो भी बीमार व्यक्ति था वो कहाँ बीमार हुआ, किस जगह पे, तो उस जगह का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इफ ट्रीटमेंट टेकन एट प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ रेसिडेंस गिव रीज़न, आपको लिखना होगा कि आपके जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर आप ट्रीटमेंट न करा के दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है, आप दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसका कारण आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पे
पैनल का हॉस्पिटल नहीं था, इसी कारणवश या फिर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर नहीं था या हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए हम दूसरी जगह ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नेम ऑफ द डॉक्टर, हॉस्पिटल, फ्रॉम वेयर ट्रीटमेंट टेकन। आपको डॉक्टर का नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और या तो चाहो तो आप जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उसके रूम के बाहर में नेम प्लेट लिखी होती है, आप उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लें, और हॉस्पिटल का नाम आपको इसमें लिखना पड़ेगा 5वें नंबर के पॉइंट पे। 6वें नंबर पे डॉक्टर का क्वालिफ़िकेशन क्या था, तो नेम प्लेट के नीचे उसका क्वालिफ़िकेशन लिखा रहता है दोस्तों, आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके नीचे देखिए दोस्तों, कुछ सर्टिफाई करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव खुद डिक्लेरेशन देता है कि मैं इसी सिस्टम से या इसी स्कीम के ये धाराओं को मैं पूर्ति करता हूं और मैं सत्य एवं सही मानता हूं। दोस्तों सिर्फ आपको भरने लायक सिर्फ पॉइंट नंबर 2 का है कि आपका जो मेडिकल कार्ड है वो किस तारीख तक वैलिड है। मतलब दोस्तों आप हर साल जो रिन्यू करवाते हैं, पहले दोस्तों दिसंबर में रिन्यू होते थे मेडिकल कार्ड, अभी 2021 से उसे नवंबर से कर दिया गया है। उसका लेटर भी दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जानकारी के लिए अगर वहाँ से डाउनलोड करना है तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका मेडिकल कार्ड किस तारीख तक वैलिड है, आपको ये डेट यहाँ पे लिखना होगा। और इस साइड में दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द सेपरेटेड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड लिविंग स्पाउस इन केस ऑफ डेथ। यहाँ पे दोस्तों वही सेम चीज़ आएगी, यदि कर्मचारी जिंदा है तो उसके हस्ताक्षर होंगे, और यदि दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके स्पाउस के हस्बैंड या वाइफ जो भी जिंदा हो। सेम दोस्तों ऐसा ही फॉर्म F भी है, सिमिलर ही है उससे के जैसा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसा करना होगा। नेम एंड कोड, इसके सामने कर्मचारी का नाम और उसका NEIS आ जाएगा जो 8 अक्षर का होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, मेडिकल कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपका मेडिकल कार्ड किस नंबर पे इशू किया गया है, मेडिकल कार्ड का नंबर वो ध्यान से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। 3 नंबर के पॉइंट में प्लेस एट विच पेशेंट फेल इन, आपका पेशेंट किस जगह पे बीमार हुआ वो यहाँ जाएगा। इफ़ ट्रीटमेंट टेकन एट प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ रेसिडेंस गिव रीज़न, यदि आपने आपके आवासीय क्षेत्र में इलाज नहीं कराया है, कहीं और कराया है, तो उसका कारण बताइए कि आपके वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, या फिर पैनल पे हॉस्पिटल नहीं था, या फिर हमारा ट्रीटमेंट शुरू से उसी हॉस्पिटल में चल रहा है इसलिए हम वहाँ जाना चाह रहे थे। नेम ऑफ द डॉक्टर एंड पेशेंट फ्रॉम वेयर ट्रीटमेंट टेकन, आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसका नाम और किस हॉस्पिटल पे वो डॉक्टर बैठते हैं उनका नाम आपको यहाँ भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में आपको वही लिखना पड़ेगा, नीचे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आपका मेडिकल कार्ड किस तारीख तक वैलिड है और कब तक वैध रहेगा। दोस्तों ये राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ नोट लिखा हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड केस मेमो इन ओरिजिनल शुड बी अटैच्ड। ये दोस्तों ध्यान रखें और अच्छे से इन एक बार भेजने के पहले चेक जरूर कर लें कि आपको डॉक्टर ने जितने भी ट्रीटमेंट्स दिया है, आपको प्रिस्क्राइब किया है, वो सभी ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल ही आप उसे भेजें रिम्बर्समेंट के लिए। चाहें तो दोस्तों उसका एक जेरॉक्स कॉपी बना करके अपने पास में रख लें, और पास में रखने के बाद में आप ओरिजिनल उसके भेज सकते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट क्लेम शुड बी इंक्लोज्ड, आपने जितना भी पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट आप इसके साथ में ज़रूर लगाएं। तीसरा नंबर का दोस्तों, सेपरेटेड क्लेम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच पेशेंट एंड ईच स्पेल ऑफ ट्रीटमेंट। दोस्तों मान लेते हैं कि एम्प्लॉय और उसकी स्पाउस ने दोनों ने साथ में ट्रीटमेंट कराया है, तो दोस्तों दोनों का अलग अलग फॉर्म आपको भेजना होगा। आप एक ही फॉर्म में दोनों का ट्रीटमेंट या रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं जोड़ के भेज सकते, आप अलग अलग ही भेजें। इन तीनों फॉर्म को भरने के बाद में दोस्तों आपको डिस्प्ले में शो हो रहे एड्रेस में, जैसे कि मैं आपको WCL का एड्रेस बता रहा हूँ, इस एड्रेस, यदि आप WCL से रिटायर एम्प्लॉय हैं तो आप इस एड्रेस में भेजें। और यदि दोस्तों आप BCCL, MCL, NCL या ECL या CCCL या कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी से अगर आप रिटायर हुए हैं तो आप उसके हेडक्वार्टर में बात करके आप एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ पर आप उसे पोस्ट कर दें। पोस्ट करने में दोस्तों यदि मेडिकल कार्ड के डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी बिल में कोई कमी आती है तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे और आपका रिम्बर्समेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। दोस्तों यही तक आज हमारा वीडियो रहा, और यदि दोस्तों इसमें कुछ भी समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि औरों तक ये जानकारी पहुँच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।